Audio Jungle. Now I guess it will be audible. Now we are perfect. Unmute कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया. Okay. So चलो. So मेरा प्यारा बच्चा, कैसे हो आप लोग सब? एकदम जोरदार. घर पे सब कैसे? बढ़िया? मम्मी पापा, जो भी आपके भैया भाभी, ब्रदर सिस्टर, एवरीवन सब परफेक्ट. आई होप आप एकदम अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और घर वालों का भी, है ना? और वैक्सीन वैक्सीन का कुछ आप ले रहे होंगे, वैक्सीन वगैरह भी, है ना? सो ध्यान रखिएगा अपना. कुछ शुरुआत करने के पहले कुछ आपको पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिएगा. वो क्वेरीज आपके सॉल्व कर देता हूं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भी शुरू करेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट को बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे आज. और उम्मीद करते हैं कि आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करें, फिनिश कर दे, है ना? पूरी कोशिश रहेगी इसको. और जैसे ही हम लोग ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इमीडिएटली जिन बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं एंड जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए बट मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप एडमिशन ले लीजिएगा. और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो प्लेयर है उसके ऊपर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे. राइट? मैं भी बहुत बढ़िया हूं. थैंक यू वेरी मच वैभव फॉर आस्किंग. राइट? यस. चलो. सो शैल वी प्रोसीड गाइस? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, शुरू करते हैं. यस सर, यस सर. चलो. सो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं और फिर इस चैप्टर को और मजे में लेके जाते हैं आगे, है ना? ओके, शुरू करूं मैं? सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, सब लोग अपने से जुड़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं. लेट्स रॉक गाइस. हाय गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे. बिल्कुल. सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. तो दोस्तों, रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट हम लोग ने पूरा कर लिया था और अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इंटरनल कंट्रोल्स की. फटाफट अभी तक जितना भी हम लोग ने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, एक बार क्विकली उसे क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं एंड फिर उसके बाद यहां से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे. क्या आप लोग सब तैयार है? यस सर, बिल्कुल तैयार है. चलिए दोस्तों, सो मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? आपका तो फेवरेट डेफिनेशन हो चुका है अब ये. सो दोस्तों, द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या कहते हैं? आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. अगर नहीं आता है तो बॉस स्क्रीन पे देख के बोलना है, बट बोलना जरूरी है ना? So as per SN number 315, internal control is defined as the process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and personnel Q to provide reasonable assurance to achieve entities objectives. वो कौन से objectives है? मेमोरी टेक्निक दिया था उसका care. C मतलब क्या बोलेंगे? Compliance with applicable laws and regulation. A मतलब assets are safeguarded. उसके बाद R मतलब reliability of financial reporting and E मतलब effectiveness and efficiency of operations. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी. किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी, इसके डेफिनेशन की भी हमने बात करी थी. सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट व्हाट वी से इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the management of the entity to assist in achieving the management's objective as far as practicable. कौन से है वो? Orderly and efficient conduct of business including पास्ता बेबी. क्या है मेमोरी टेक्निक उसका? पास्ता. पी मतलब क्या कहेंगे? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. ए मतलब अधरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज. एस मतलब सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. टी मतलब टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ए मतलब एडिक्वेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स.
तो ये बात करी थी हमने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को हम लोग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। करेक्ट है ना एकदम? यस सर। सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। फिर इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का इन एंड आउट एवरीथिंग अपने को जानना है, मतलब अपने को जानना है, पढ़ना है, समझना है। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड उसका स्ट्रक्चर। सर जी क्या क्या जानना है अपने को? उसका नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड स्ट्रक्चर। सो नेचर क्या है बच्चों? ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सर एक्चुअली है क्या? So दोस्तों, it is the internally generated policies and procedures adopted by the management of the entity. तो हम लोग क्या कहते हैं? It is the primary responsibility of the management to create and maintain a appropriate or suitable system of internal control suitable to the size of your organization. बात करते हैं दोस्तों स्कोप की। स्कोप की जब हम लोग बात करते हैं तो भैया दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। एक ऐसे कंट्रोल जो रेलेवेंट टू ऑडिट है और एक ऐसे कंट्रोल जो ऑडिट से रेलेवेंट नहीं है। हम एज एन ऑडिटर कौन से कंट्रोल्स की बात करते हैं? हम उन कंट्रोल्स की बात करते हैं जो रेलेवेंट टू ऑडिट है, बट कभी कभी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जिनका इंपैक्ट अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आता है, तो दोस्तों वो कंट्रोल्स भी अपने लिए क्या बन जाते हैं? रेलेवेंट टू ऑडिट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करते हैं दोस्तों। एक होता है अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है अपना बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स कौन से है कि भाई साहब जो भी ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट करो, वो जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए बाय मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद अपन कहते हैं एसेट्स एंड रिकॉर्ड शुड बी व्हाट? सेफगार्डेड एंड एसेट्स शुड बी वेरीफाइड एट पीरियोडिकल और रीजनेबल इंटरवल्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल के। सर जी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बॉस इसका मेमोरी टेक्निक क्या बोला था अपन ने? रिकॉर्डेड आरटीपी की सीडीज वैल्यूड है। रिकॉर्डेड मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। आरटीपी मतलब क्या? रियल टाइमली एंड पोस्टेड। फिर उसके बाद बात करते हैं सीडी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। एस मतलब समराइज्ड एंड लास्ट में वैल्यूड मतलब वैल्यूड है। करेक्ट है एकदम? यस सर। बट ये जो ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, क्या ये ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को 100% मिल सकते हैं क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। तो कैसे मिलेंगे सर? रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा सर। रीजनेबल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं, पूरे 100% ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो दोस्तों क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन एकदम ही सिंपल है। वो रीजन ये है दोस्तों, क्या कहेंगे कि देयर आर व्हाट? लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल। सो वो लिमिटेशंस का मेमोरी टेक्निक क्या बोलता है अपन? आई एम सीए, सी हानि। सो आई मतलब क्या कहेंगे? इनएडिक्वेट प्रोसीजर। एम मतलब मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। सी मतलब कॉस्ट। ए मतलब अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। सी मतलब कोल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज। एच मतलब ह्यूमन एरर एंड लास्ट में एन मतलब नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। फिर बात करते हैं सर जी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की। साहब इस इंटरनल कंट्रोल्स में क्या 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 आता है? क्या क्या चीजों से मिलके बना है अपना ये इंटरनल कंट्रोल? तो उसका स्ट्रक्चर क्या है सर? तो नंबर 1 अपन बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिसमें हम लोग कहते हैं नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। शुरुआत से लेके अंत तक कोई भी व्यक्ति ये ट्रांजैक्शन पूरा पूरा नहीं कर सकता है। इसको हमने इंटरनल चेक के नाम से भी जाना जाता है और ये हमने पढ़ा भी है। आगे कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। दोस्तों ट्रांजैक्शंस कैसे ऑथराइज करना चाहिए? तो इट शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि देयर शुड बी एडिक्वेट रिकॉर्ड्स एज वेल एज व्हाट? डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपके पास ये एडिक्वेट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हम लोग को कंट्रोल में लगानी है? तो हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड एज पर मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। जैसे ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, क्या होना चाहिए दोस्तों? जैसे ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी व्हाट? प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंट, इन द करेक्ट अमाउंट, इन द करेक्ट पीरियड। भाई करेक्ट अकाउंट, अमाउंट, पीरियड बोलना। करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट पीरियड, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ये ट्रांजैक्शंस इस तरीके से आपने रिकॉर्ड करना चाहिए that should facilitate the preparation of financial statements। फिर ये रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए? उनको आपने प्रिवेंट करना चाहिए फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, एक्सेस और डिस्पोजल। एंड देन आपने सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए।
फिर बात करते हैं बॉस अबाउट एसेट्स की। रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब बात करते हैं एसेट्स की। सो क्या कहते हैं हम लोग, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ व्हाट एसेट्स। सो अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कब से शुरुआत होती है दोस्तों? सो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स विद एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड कंटिन्यूज टिल व्हाट डिस्पोजिशन। करेक्ट है एकदम। और फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सेफगार्डिंग की, तो हमने रिकॉर्ड्स और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ द एसेट। करेक्ट है ना एकदम? यस सर। तो ये सारी बातें हो गई अपन ने, and only authorized person should have what access to those records as well as what the assets। तो ये बात हो गई अपने फोर्थ पॉइंट की। और लास्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि देयर शुड बी व्हाट इंडिपेंडेंट चेक्स। क्या होना चाहिए दोस्तों? देयर शुड बी व्हाट इंडिपेंडेंट चेक्स। तो सर 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 ये इंडिपेंडेंट चेक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये जो है ना इंडिपेंडेंट चेक्स, वो क्या कहता है, इट शुड बी डन बाय द पर्सन हु इज एक्सटर्नल टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। तो एक्सटर्नल ऑडिटर आप बोल सकते हो, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति आके चेक करेगा। तो वो सारी बातें जो है ना साहब, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट द इंडिपेंडेंट चेक्स। तो यहां पे एवरीथिंग अबाउट के लाइक नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग अपन ने कंप्लीट कर लिया अबाउट व्हाट इंटरनल कंट्रोल। सही बात है एकदम? यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इंटरनल चेक। चेक 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 चेक। व्हाट इज इंटरनल चेक? सो इंटरनल चेक की अगर अपन बात करें तो क्या कहते हैं इंटरनल चेक को? सो डेफिनेशन ये आया गया है कहां से? एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। क्या कहते हैं इस डेफिनेशन को? इट इज अ चेक ऑन डे टू डे ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of another person, objective being prevention or early detection of errors and frauds। तो जब ये डेफिनेशन हम लोग को समझ में आता है तो हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। इसका बहुत ही गजब, मतलब क्या अमेजिंग चार्ट अपन ने बनाया था। सो क्या चार्ट है बच्चों इसका? सो बॉस अपने को ये इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्या चाहते हैं इस इंटरनल चेक से? कि सिंपल सी बात है कि दिस शुड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। कल पढ़ा था पूरा पूरा डिटेल में इसके बारे में कि हम चाहते हैं कि इंटरनल चेक से अपने बिजनेस की इंटीग्रिटी क्या हो, प्रोटेक्ट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देयर शुड बी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। सो डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स में हम लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी लोकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एरियाज। प्रिवेंशन क्या करना है बॉस? मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बिजलमेंट ऑफ कैश एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जिससे कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग अवॉइड कर सके एरर्स ऑफ कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हम लोग अवॉइड कर सके। इससे क्या होगा? जब पता चलेगा कि आप कोई गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, कोई चोरी करने का स्कोप नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली स्टाफ की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस, कि अगर अपन चाहते हैं कि अपना ये इंटरनल चेक जो है ना साहब, अगर अपना ये इंटरनल चेक जो है ये अगर इफेक्टिवली चले, ये एफिशिएंट सिस्टम अगर इफेक्टिवली चलना चाहते हैं, तो हम लोग ने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले काम को क्या करो? बांटो। जितना भी काम बांटा है उनमें क्या करना चाहिए? हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बता दीजिए। फिर आपने इस प्रोसेस को एक स्टैंडर्डाइज करना चाहिए एंड फिर समय समय पे आपने क्या करना है? उसको अप्रेज, मतलब ही आपने उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि सर अब ये इंटरनल चेक तो समझ में आ गया हमें, बट अब ऐसे क्या कंडीशंस, सर ऐसे क्या रूल्स हम लोग लगाए कि जिससे हम कह सके कि हाँ भाई ये जो चीजें है ना, ये चीजें मिला के बनती है क्या? इंटरनल चेक। सो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं, सारे एग्जांपल्स के साथ हमने वो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल्स यू कैन ऑटोमेटिकली राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नो सिंगल पर्सन कैन हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, employees should be encouraged to go on leave at least once in a year। उसके बाद अपन कहते हैं there should be what proper accounting control on different class of asset as well as what periodical inspection। फिर हम लोग ने क्या करना चाहिए? मैकेनिकल डिवाइसेस अपन ने लगाने चाहिए, बजटरी कंट्रोल होना चाहिए, स्टॉक टेकिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड जुडिशियसली। तो ऐसे अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे कि ये कंडीशंस मिला के क्या बन जाता है दोस्तों? ये कंडीशंस मिला के बन जाता है एज व्हाट, ये कंडीशंस मिला के बन जाता है अपना इंटरनल चेक। फिर यहां पे इंटरनल चेक ये कॉन्सेप्ट क्लोज होने के बाद अब फिर से दोबारा से हम लोग आते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल्स पे और बात करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल दोस्तों? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? तो इसके अंदर है 5 कंपोनेंट। एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम,
फिर क्या करेगा अपन एंटिटी, अपन खुद एंटिटी है, वी विल डू व्हाट, द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये रिस्क असेसमेंट करने के बाद वी विल फाइंड आउट वेयर द रिस्क्स आर एंड पुट इन व्हाट द कंट्रोल एक्टिविटीज। इन कंट्रोल एक्टिविटीज को अपन ने कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। बट आप समझिए बात को कि इन सारी चीजों के ऊपर, इन सारे कंट्रोल्स के ऊपर कौन अफेक्ट करता है, तो सर जी वो है कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो दोस्तों कंट्रोल एनवायरनमेंट वो चीज है विच हैज द एबिलिटी, विच हैज द कैपेबिलिटी टू एनहांस और मिटिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। उसके अंदर क्या है, ताकत है, क्षमता है कि वो आपके इंटरनल कंट्रोल्स को या तो संवार सकता है या तो बिगाड़ सकता है। इट कैन ईदर इंक्रीज द एफिशिएंसी और मिटिगेट द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को समझ रहे हैं, जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, don't you think it is also important that we should also study a factor that influences those internal controls? सिर्फ internal controls अच्छे या बुरे उससे मैटर नहीं करता है, बट सर ऐसी कौन सी चीज है जो अपने internal controls को अफेक्ट करती है, साहब उन चीजों को भी अपन ने क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो therefore we go ahead and talk about what, कि let us understand as per essay number 315, let us understand the internal control environment as well. So to understand internal control environment, we talk about what are the different components of internal control environment. So दोस्तों कौन से different components है, तो अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड पर्सनल। बट ये ऊपर के 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने नहीं है, नीचे के जो 7 पॉइंट है बॉस आपको, भाई वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो कौन से वो पॉइंट्स है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड पर्सनल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कौन से 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप किस तरीके से कम्युनिकेट और एनफोर्स करते हो कौन सी बातों को, अबाउट इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। देन वी टॉक अबाउट इज द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में आपको, परफेक्ट है। फिर अपन जाते हैं मैनेजमेंट के पास, तो मैनेजमेंट में पहली बात अपन करते हैं देयर शुड बी व्हाट, पार्टिसिपेशन बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस। एंड सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट में अपने पास है कौन, पर्सनल। सो पर्सनल में अपन क्या कहते हैं मेरा बच्चा, तो पर्सनल में अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस क्या है वो आप देखिए। एंड लास्ट में जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हो, ही शुड बी व्हाट, कमिटेड टू कॉम्पिटेंस, उसके पास वो रिक्विजिट स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। यहां तक अपन ने इस चैप्टर को खींच के लेके आए थे और बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, चलिए फटाफट मुझे बताइए, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस ओवर हियर, फटाफट बताओ मुझे। वेरी गुड। आयुष चौधरी जी बोल रहे हैं सर रटवा क्यों रहे हो, अरे नादान परिंदे, इसको रटना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवीजन करना। कभी जिंदगी में करा कर बहुत आगे जाएगा। मतलब अगर तू रिवीजन करा ना, कसम खुदा की तेरे को कोई नहीं रोक सकता है, बराबर। तो बेटा आयुष, दिस इज नॉट कॉल्ड एज मगिंग अप, बट दिस इज कॉल्ड एज वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड बिफोर, वी शुड रिवाइज इट सो दैट वॉट एवर वी स्टडी टूडे हैज अ गुड कनेक्शन, एक गुड लिंकिंग बन जाता है। इंग्लिश ज्यादा हो गई होगी तो भी कोई बात नहीं, संभाल लेना बेटा अपने आप को। ओके ओके, यस। होते हैं ऐसे कोई कोई जिनको ये बातें रिवीजन की बाद में अहमियत पता चलती है, बट कोई नहीं, जिनको पता है इनकी अहमियत, जो इंटरमीडिएट में आईपीसीसी में पढ़े हुए, दे वेरी वेल नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग रिविजंस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी तो इसको याद करना ही है ना, बराबर के नहीं, राइट। ओके, सो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां पे है बच्चा, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे थे। और इस कंपोनेंट में मेरा बच्चा, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये अपन ने क्या कर लिया है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, बराबर के नहीं, परफेक्ट है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, ठीक है ना। सो अब ये वाला जो पार्ट है, ये लेटर से अपन बात करते हैं इसको, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, इसको ए लिखते हैं। अब यहां पे बात करेंगे बी, तो अब सेकेंड पॉइंट अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब आप बात समझिएगा बच्चों,
ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान देना, बराबर कि नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान देना। और ये टॉपिक्स है ना, मतलब बहुत ड्राई, मतलब बच्चा जो है ना इसमें ऐसा येड़ा हो जाता है। देखो, अगर मुझे आपको इंप्रेस करना होता, अगर मुझे आपको एकदम ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत भारी पढ़ाता, तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद व्हाट कंपनी ऑडिट, एथिक्स, क्योंकि उसमें मसाला बहुत है, डिस्कस करने के लिए माहौल बहुत है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ड्राई टॉपिक्स है, जिसके अंदर मतलब कैसे पढ़ाना है और कैसे सुलझाना है इसको, ये एक चैलेंज है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो यू कैन टेक द जजमेंट वेरी इजीली। बॉस, मेरे को अभी अभी और कुछ बोलना नहीं है, अपने एफर्ट्स दिख के आना चाहिए, व्हाट क्वालिटी आई हैव, है ना। बाकी अपन क्या ही बोले, अभी दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। वेरी गुड, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। यस, लेट्स रॉक, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं, अभी अपन किसकी बात करेंगे, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। अब आप समझिए, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है, मेरा बच्चा, एंटिटी। पहले तो आपने यह समझना है कि बॉस यहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है, ये क्या बोलता है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट, ये बात आपको बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है, एंटिटी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट, एंटिटी का, अपन ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात ही नहीं कर रहे। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगा रहा है। अब वो इंटरनल कंट्रोल्स कैसे लगाता है, तो पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करके फिर वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज लगा देते हैं। तो हम यहां पे ये समझने आए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेने आए हैं कि बॉस मैनेजमेंट भाई, एंटिटी, वो अपने रिस्क को किस तरीके से असेस करते हैं। बॉस, मुझे ये समझना है भाई, ये समझना है मुझे। आप समझे क्या बात को? जी हाँ। सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड्स, अभी क्या क्या आता है इसके अंदर, तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना बच्चा। सो व्हाट डज इट इंक्लूड्स, तो क्या क्या इंक्लूड होता है। अब देखो, तुम्हारा भाई इतना इजी करके पढ़ाएगा, समझाएगा, बोलेगा, तुम बोलोगे सर गजब, मतलब सर बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर सर यूं गया, यूं। फिर लोग बोलेंगे सर रटवाते हैं। क्या करे, क्या करे, टैलेंट है भाई अपना, गॉड्स गिफ्ट है ये, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड। अब छोड़ो यार, क्या ही बोलूं मैं अभी, है ना। सो अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सो बॉस, ये एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो भाई ये एंटिटी कैसा करता है, ये रिस्क को एंटिटी किस तरीके से असेस करता है, बताओ बताओ जरा यार, कैसे करता है। तो सर सबसे पहले क्या करता है, अपने को जानना है कि हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज। अपन क्या करेंगे, तुम कैसे रिस्क को पता लगाते हो, जरा ये बताओ। नहीं, टेल मी, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क in preparation of financial statements in accordance with the entity's applicable financial reporting framework। आखिर मुझे जानना है कि मैनेजमेंट भाई ये तू काम कैसे कर लेता है, नहीं ये बताना मेरे को यार तू, क्योंकि मुझे भी समझेगा ना कि जब तू ऐसा करता है, अच्छा तेरा थॉट प्रोसेस ये है, तूने ये सोचा था, तो जब मैं भी जब फ्यूचर में रिस्क असेसमेंट करेगा ना, तो मैं भी रिस्क को जब लिस्ट डाउन करूंगा, सो मे बी आई कंसिडर वेदर योर अप्रोच वाज राइट और रॉन्ग। सो भाई तू बता दे कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोस बिजनेस रिस्क। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये रिस्क जो है अपने को क्या चाहिए बॉस, ये रिस्क अपने को चाहिए सिग्निफिकेंट होनी। अगर ये रिस्क सिग्निफिकेंट है तो ही बात आगे बढ़ेगी। भैया मटेरियलिटी की बात हो रही है, अगर ये रिस्क मटेरियल है, अगर ये रिस्क सिग्निफिकेंट है तो आगे बढ़। पहले भी पढ़ा था यार, रिस्क असेसमेंट इसी चैप्टर में पढ़ा था, हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क। तो अपन ने यही बात करी थी, अगर ये सिग्निफिकेंट है, मतलब अगर ये मटेरियल है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं आगे जाएंगे भाई। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। सो अपन ने क्या करना है, वी हैव टू एस्टिमेट व्हाट देयर सिग्निफिकेंस। सही है एकदम, यस बॉस। फिर उसके बाद अपन ने क्या करना है, ये सिग्निफिकेंट है तो आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस, कि ये कितनी बार, बार बार लगातार ये आएगी क्या रिस्क, क्या ये वन टाइम अफेयर है। याद आ रहा है, ये डिस्कशन रिस्क असेसमेंट में करा था बच्चा। तो अपन को क्या देखना है कि ये रिस्क कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, व्हाट इज द चांसेस और व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स ऑकरेंस, ठीक है ना। और फिर उसके बेसिस पे अपन को क्या करना है, एक्शंस लेना है टू रिस्पॉन्ड एंड मैनेज देम एंड एज द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब फिर उसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, एक्शन। एक्शन मतलब क्या है, कंट्रोल लगाने हैं अपने को। सही बात है ना एकदम, हाँ। सो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए,
सबसे पहले अपने को देखना है कि देखो यहां पे मैनेजमेंट किस तरीके से इस रिस्क को आइडेंटिफाई करे है, बराबर के नहीं। तो पहला जो है भाई, पहला जो एरो है, जो ये रिस्क आपके सामने आ रही है, सो हाउ हाउ मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग इट रिस्क। अब फिर आइडेंटिफाई करने के बाद सवाल आता है दूसरा कि बॉस क्या ये रिस्क जो है, क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है क्या, तभी आगे जाएंगे मालिक, नहीं तो नहीं जाना, नहीं नहीं खेलना, नहीं तो नहीं खेलना ही नहीं। सिग्निफिकेंट है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे, काहे जाएंगे भाई, जबरदस्ती मटेरियल ही नहीं है तो छोड़ दो यार, छोड़ दो। फिर आगे, फिर आगे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब कि भाई साहब व्हाट इज द चांसेस ऑफ दैट रिस्क ऑकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो बात करते हैं अबाउट व्हाट द लाइक्लीहुड, किसकी बात करेंगे बच्चा, लाइक्लीहुड ऑफ दैट रिस्क ऑकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बोलो बेटा हाँ या ना। और अगर ये लाइक्लीहुड है कि भाई चांसेस है कि ये रिस्क बार बार आ सकती है, तो अब क्या करे भाई, क्या करे। तो आपने क्या बोला था, दबा दो उस रिस्क को, बढ़ने ही मत दो उस रिस्क को आगे। तो उसको अपने को क्या करना है बॉस, मैनेज करना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब यहां पे अपना जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि बॉस अपने को इस रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ से, अपने को मालिक इस रिस्क को कम करने के लिए अपने को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। बस खलास, खलास। ये मेरे 4 पॉइंट है। आइडेंटिफाई, check the significance, likelihood of its occurrence and what, respond to mitigate those risks। ये आपका एक्शन है। आई बात समझ में आपको, डन डन। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर है एकदम बात, बोलो हाँ या ना, हाँ जी। सो अब अपने को अब समझो, अब समझो, अब समझो। अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस रिस्क, बराबर के नहीं। जो अपने बिजनेस रिस्क है ना मालिक, ये आइडेंटिफाई करना है, मतलब कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना है। यहां पे लिखा है देखो, आपको बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है विच इज रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे ऐसे वैसे कोई भी रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करना है। हाँ साहब, हम ये छोटी छोटी बातें है ना, ये छोटी छोटी बातें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरा बच्चा। तो एकदम आराम से समझ और ध्यान दे। क्या बोलता है यहां पे, हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द बिजनेस रिस्क, और ऐसी वैसी बिजनेसेस नहीं। हाँ कौन सी बिजनेस रिस्क सर जी, ऐसी बिजनेस रिस्क विच इज रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हम लोग ऑडिटर है साहब, हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसर्न है और हम लोग उन्हीं कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे विच इज रेलेवेंट टू ऑडिट। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है मेरा बच्चा, कि हम लोग ऐसी रिस्क के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस रिस्क है विच हैज द एबिलिटी टू हैव एन इंपैक्ट ऑन व्हाट, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई क्या बात समझ में आपको, बोलो आई क्या बात समझ में आपको, बिल्कुल सही है। सो कौन सी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, बोलना कौन सी रिस्क को आइडेंटिफाई करूं। सर ऐसी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, सर ऐसी रिस्क को आइडेंटिफाई करना है विच हैज अ इंपैक्ट विच इज रेलेवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे, ओ सर, सर सुनो ना, सर हेलो सर, यार यार, हाँ बोलना बेटा, क्या सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। एग्जाम्पल दो ना सर, एग्जाम्पल सर, ऐसा कौन सा बिजनेस रिस्क है सर, कौन सा बिजनेस रिस्क, मतलब जो फाइनेंशियल बिजनेस रिस्क है बट जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर यहां से ओके ओके, टेंशन नहीं, यहां से अब ये जो है ना बिजनेस रिस्क, बराबर ना ए बेटा। सो ई जो है ना साहब, ये वो है, ये वो है, ये वो है। आई बात समझ में, क्या है ये, तो ये सेकंड पॉइंट है। तो ये रिस्क जो है रिलेवेंट टू रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड, तो अभी रिस्क में के आवे है, तो ये आवे है। आई बात समझ में। सो अब अपना सेकंड पॉइंट यहां से जो कनेक्ट होता है वो क्या बोलता है, सो रिस्क इंक्लूड, ए कौन है, यश ढिंगरा, रिपीट कराना रे, येड़ा ही कर तू। तो क्या कहता है यहां पे, तो यहां पे रिस्क इंक्लूड क्या आवे है इसके अंदर। सो ये यहां पे ये रिस्क आते हैं, सो ये जो है ये रिस्क आते हैं सर जी, ये रिस्क आते हैं। तो रिस्क इंक्लूड व्हाट, तो अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, चलिए फिर से पढ़ते हैं भाई, बहुत इजी करना है।
सो अब अपने को पता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, बट वो कौन से रिस्क है? बिजनेस रिस्क होंगे जो रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो सर वो रिस्क के एग्जांपल दो ना सर, प्लिज प्लिज सर प्लिज। तो बॉस ऐसे बिजनेस रिस्क में जो एग्जांपल्स है वो कौन से है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स। ऐसे कोई भी घटनाएं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर या अंदर होती है, बराबर के नहीं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। अब आप बोलोगे अरे मालिक, प्रभु, सर, गुरुदेव, वाह वाह, कितना इज्जत, आंखों में से पानी आ गया मेरे। भाई आप समझो बात को। अब सर ऐसे बोल के कैसे चलेगा यार? ऐसे बोल के कैसे चलेगा कि कोई भी इवेंट? हाँ सर, सर आप भी अगर स्टूडेंट होते तो सर ऐसा तो पूछते ना सर, मतलब क्या सर, मतलब अपन बात कर रहे रिस्क की, रिस्क में तुम बोल रहे इवेंट मांगता है। भाई कौन सा इवेंट? कौन सा इवेंट? हाँ, तो भाई इवेंट कौन सा? तो यहां पे आपको ये इवेंट्स जो है, ये यहां पे आपको दे रखा है इन व्हाट द सर्कमस्टेंसेस। तो आगे पढ़ेंगे उन इवेंट्स को सर्कमस्टेंसेस में। तो आपको समझ में आया कैसे कनेक्ट हो रहा है ये? समझ में आया ये फ्लो कैसे, कैसा मॉड्यूल बनाया इंस्टीट्यूट ने? बच्चा ने तो उसको सिर्फ जय माता दी रटता ही है, कनेक्ट कर ही नहीं पाता उसको, एंड फिर लोग बोलते हैं मैं रटवाता हूं। बताओ व्हाट है आयरनी। सो भाई एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स कौन से इवेंट्स है? तो ये इवेंट्स आपको यहां पे बच्चा, ये थर्ड पॉइंट में आपको दिए है, ये इवेंट्स यहां पे है, ये इवेंट्स यहां पे है। आप समझे बात को? ये इवेंट्स यहां है। क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। सो पहले अपन इवेंट्स को होल्ड पे रखते हैं, बाकी सारे जो पॉइंट्स है उनकी बात कर लेते हैं। अब क्या कहता है? any transactions or circumstances, any transactions, everybody concentrate, any transactions or circumstances that may occur and adversely affect the entity's ability to initiate। बराबर के नहीं? कोई भी ट्रांजैक्शंस जो क्या होते हैं, जो ऑकर होते हैं एंड एडवर्सली अफेक्ट्स किसको रे बाबू? सो एडवर्सली अफेक्ट्स क्या बोलता है? एडवर्सली अफेक्ट्स द एंटिटीज एबिलिटी टू इनिशिएट, अफेक्ट्स एंटिटीज एबिलिटी टू इनिशिएट। अतः सर ये क्या है? सो एंटिटीज मतलब अभी कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुआ है और जो एंटिटी के एबिलिटी को इनिशिएट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अब आपको मैं एक सिंपल बात करूं, सिंपल बात करूं, तो बॉस ये बात कर रहा है किसके ऊपर? तो मालिक ये बात कर रहा है अबाउट व्हाट गोइंग कंसर्न। ए बॉस, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, ये किसको बात करता है? ये बात करता है अबाउट व्हाट गोइंग कंसर्न की, एबिलिटी टू इनिशिएट, एबिलिटी टू स्टार्ट, एबिलिटी टू कंटिन्यू। अरे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके वजह से अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर अफेक्ट हो जाता है, तो साहब क्या ये बिजनेस रिस्क है? बिल्कुल सर। सेकंड, क्या ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है? बिल्कुल, क्योंकि सर जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन अपना अफेक्ट होता है तो उस घड़ी उस समय अपनी बैलेंस शीट जो बनती है सर, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं, बल्कि सर वो बनती है एट रियलाइजेबल वैल्यू। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना? एकदम सही बोल रहा कि नहीं? बिल्कुल सर। सो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी घटना अगर घटती है, बराबर के नहीं, जिसके वजह से अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट होता है सर, हाँ वो रिस्क है, वो रिस्क है मेरा बच्चा, वो रिस्क है। मत बोलो रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, वॉट एवर डजेंट मैटर ओवर हियर। ये रिस्क है तो भैया ये अपने को टैकल करना बहुत जरूरी है। सर ये कौन सी रिस्क है भाई? सर ये ऐसा क्या होता है? सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते होंगे? सर 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 मैं ऐसा नहीं छोड़ेगा आपको सर। सर ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है भाई? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है? तो भाई आप समझिए बात को, कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आपके नेगेटिव कैश फ्लोज है, बराबर, सो ये आपको दिखता है कि दिस इज द रिस्क विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर गोइंग कंसर्न। या आपको दिखता है कि अगर आपका रीफाइनेंस आपको अभी अवेलेबल नहीं है, रीफाइनेंस, मेजर रीफाइनेंस नॉट अवेलेबल, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बराबर के नहीं, आपका मेजर कस्टमर आपको छोड़ के चला गया है, जिससे आपका मतलब मेजर रेवेन्यू है ना, वो छोड़ गया आपको, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना ऐसा बोल के चला गया। अरे भाई, मेरे भाई, चला गया वो। तो भाई ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट है, ये घटना है, जिसके वजह से क्या हो गया?
जिसके वजह से अपना इट इज क्रिएटिंग व्हाट एन एडवर्स एडवर्स मतलब क्या बे नेगेटिव इंपैक्ट इट इज क्रिएटिंग ऑन द कंपनीज एबिलिटी और द एंटिटीज एबिलिटी टू इनिशिएट। तो ऐसे उन फैक्टर्स को अपने को क्या करना है बॉस, ऐसे उन फैक्टर्स को अपन ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आर वी गुड? यस सर। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, record, process and report financial data consistent with the assertions of the management in the financial statement। आहा, अरे मतलब आप समझिए क्या बोला उसने कि सर रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल डेटा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिखता हूं मैं फाइनेंशियल डेटा। क्या लिखता हूं मैं यहां पे? तो जो भी अपना फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, जो भी अपना रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट, जो भी रहेगा लिख लेता हूं आपके लिए। मतलब इसके अंदर क्या, जो भी आपके रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, जो भी आपके रिपोर्ट्स, ठीक है ना, और जो भी आपका प्रोसेस, ठीक है ना, जो आपने रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, प्रोसेस जो भी आपने जनरेट किए विच इज कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल डेटा बॉस, विच इज कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल डेटा, कनेक्टेड विद व्हाट, फाइनेंशियल डेटा, ठीक है ना। तो अब ये क्या होना चाहिए, तो मालिक ये क्या कहता है, ये होना चाहिए कंसिस्टेंट, होना चाहिए विथ व्हाट, कंसिस्टेंट विथ व्हाट, विथ व्हाट, सो इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ व्हाट, योर डिफरेंट असर्शंस। मतलब आप समझिए एकदम एकदम सिंपल, ये एकदम सिंपल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शंस मालूम है ना, पढ़ा था ना चैप्टर के शुरुआत में, बोलो। कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऑकरेंस, रिपोर्टिंग, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कट ऑफ। भाई ये सारे के सारे क्या है, ये असर्शंस है। तो बॉस आप समझो बात को, अरे समझ मेरे भाई, जो आप बोल रहे हो ना कि हमारा फाइनेंशियल डेटा कंप्लीटनेस है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, या वो करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना सर, वो है ना एसेट या लाइबिलिटी हमारी है, वो सर हमारी है, बराबर, राइट और ऑब्लिगेशन। तो सर हम क्या चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल डेटा जो है ना, हाँ, ये डेटा जो आपका है उसने वही चीज दर्शानी चाहिए, उसने वही चीज बतानी चाहिए, उसने वही चीज डिपिक्ट करनी चाहिए। इट शुड शो द सेम थिंग दैट व्हाट assertions इट वांट टू शो, इट शुड बी कंसिस्टेंट, एंड आपके रिकॉर्ड्स ने बताना चाहिए कि यहां साहब वही है। और अगर नहीं है तो ये रिस्क है ना यार, ये रिस्क है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। आप समझे क्या बात को? तो अपना फाइनेंशियल डेटा शुड बी व्हाट, कंसिस्टेंट विद व्हाट द assertions वी हैव। आर वी गुड? आर वी गुड? यस। तो ये रिस्क है। तो अब अपन अगर सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ अगर लिंक करें तो हम बात करेंगे कि ये जो सेकंड पॉइंट के जो रिस्क है, मैनेजमेंट उन रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट है, उनके चांसेस क्या है ऑकर होने के, और अगर होते हैं ऑकर बार बार, अगर वो इंपैक्ट उसका गहरा है, तो आपने क्या एक्शन लिया है इसको मिटिगेट करने के लिए, आपको जवाब देना होगा आज। सर ज्यादा हो गया आज तो, एकदम मतलब माहौल कर रहे सर तुम तो, थैंक यू वेरी मच। बट समझ में आया क्या भाई, ये यही वो रिस्क है, करेक्ट है ना। फिर अब बच्चा बोलेगा सर, ओ सर 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 1 पॉइंट इज लेफ्ट ना मालिक, सर एक पॉइंट तो रह गया ना, सर वो इवेंट्स के बारे में जरा कुछ बोल दो। नहीं सर, वो इवेंट्स के बारे में कुछ कुछ बोल नहीं रहे हो सर, तुम जरा बोल दो ना, चलना भाई, ये रहा तेरे लिए बस दिल खुश, दिल खुश, बिल्कुल सर। सो बॉस ये रहा इस इवेंट्स की बातें यहां पे, एक नंबर, एक ही नंबर सर, मजा ही आ गया। ओहो कलाकारी एंड ऑल सर, फुल कलाकारी बाजी। सो बॉस क्या इवेंट्स है, क्या इवेंट्स है इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। सो यही वो इवेंट्स है दोस्तों, गौर से देखिएगा, यही वो इवेंट्स, यही वो सरकमस्टेंसेस रे बाबू, यही वो सरकमस्टेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं, जिसके हिसाब से क्या होगा, ये रिस्क जनरेट हो सकती है। सो वो कौन से है? तो हम यहां पे कहते हैं बॉस, हम यहां पे कहते हैं पॉइंट नंबर 1, नंबर्स बाद में डालेंगे, पहले आप समझ लो। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अगर आपका बदल गया, जिसमें आप काम करते हो, इसके वजह से नया रिस्क आ सकता है ना। यस। तो अगर आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बॉस चेंज हो गया,
ऑपरेटिंग एनवायरमेंट चेंज, खलास, नई रिस्क आ सकती है, नई रिस्क आ सकती है। बोलो आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है सर, बस क्या सर? वेरी गुड। अब ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के साथ और बहुत सारी बातें चेंज होती है। अपने को ये सारे पॉइंट्स इंडिविजुअली अलग अलग ही पढ़ना है, बस मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसको सारे को लिंक कर रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर ये आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है मतलब क्या हो सकता है? सर व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी? बताइए सर, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई साहब तो बस खत्म। सर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो नई रिस्क आएगी ना भाई? बोलो यस और नो। नए सिस्टम्स। अब बात बताओ, अब मेरे मेरे बिजनेस का भाई तुम समझो, मैं पहले फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करता था। तू समझ मेरी बात को, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो रियल लाइफ स्टोरी है ना वो बता रहा हूं। मैं पहले फेस टू फेस बैच को रिकॉर्ड करता था, बच्चे लाइव सामने होते थे और मैं पढ़ाता था, और फिर वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में लेक्चर्स रिकॉर्ड होके वो क्या होता था भाई, मेरे लेक्चर्स बाद में एनक्रिप्ट होके फिर वो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव के माध्यम से स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब मुझे अगर बैच लेनी है तो मैं अकेला ऐसे ही एड़े के जैसे तो बड़बड़ नहीं कर सकता, मुझे कोई तो स्टूडेंट चाहिए। बट कोविड के टाइम पे मेरे पास सामने बच्चा आएगा कहां से? तो अब मुझे लाइव ही पढ़ाना पड़ेगा। बट लाइव कैसा? लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ाना पड़ेगा। और अब लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लेक्चर मुझे जो लाइव देख रहा है वहां तक उसके पास पहुंचाना पड़ेगा, बट एकदम सिक्योर्ड वे में पहुंचाना पड़ेगा। कैसा पढ़ाना पड़ेगा इसको? सिक्योर्ड वे में पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तौर तरीके चेंज हो गए, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो इसके वजह से बोल, कैमरा में घुस के बोलूं अब देखो कि रिस्क आएगी कि नहीं आएगी? नई तरीके से आएगी ना सर, बस क्या सर? दूर हो जाओ, डर लग रहा है सर, कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग। चलो देखो, पढ़ाना भी मुझे पड़ रहा है, जोक भी मुझे मारना पड़ रहा है, कितना सही ना सर, मजा आ गया सर। ओके, सो क्या हो सकता है बॉस कि देयर विल बी व्हाट चेंज इन व्हाट टेक्नोलॉजी, तो उसके वजह से नई रिस्क आ सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपन क्या कह सकते हैं कि बॉस, टेक्नोलॉजी के साथ साथ देयर कैन बी चेंज इन व्हाट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। किसमें चेंज आ सकता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में चेंज आ सकता है। बोलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में चेंज आ गया तो बॉस और नई रिस्क। बोलो यस और नो? यस। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, बेटा, ए कौन है ये? अमित। गलत है, गलत है, इधर ध्यान दे। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं अगर वो बदल गए तो भी रिस्क है, क्योंकि जो सेट लोग हैं, सेठ लोग नहीं, जो सेट लोग है ना, सेट हो गए कि जिनको पता है कि किस तरीके से काम काज करना है। आप समझिए बॉस, आप समझिए बॉस बात को कि क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा यहां पे? पर्सनल जो है वो नया व्यक्ति आएगा, नई गलतियां करेगा यार, नया व्यक्ति नई गलती। सर रिस्क आ गया ना, सर रिस्क आ गया ना। तो भाई साहब आप समझने की कोशिश करो, कोशिश करो समझने की कि आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट किन चीजों की वजह से चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल, इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, और उसके वजह से नई रिस्क आ सकती है। क्या आप ये बात समझते हो? क्या ये आप बात समझते हो? बोलो। एनी क्वेरी स्टिल हियर? एनी क्वेरी स्टिल हियर? कम ऑन। अरे बैठे बैठे 4 पॉइंट हो गए, क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से रिस्क आ सकती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी रिस्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम के वजह से रिस्क, और पर्सनल के वजह से रिस्क। आई बात समझ में? इसको याद रखने के लिए मेमोरी टेक्निक भी बन जाता है अपना TIP, टिप। यो बेबी, समझ में आया? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया। अब ये चेंजेस क्यों हो सकते हैं? व्हाई? आखिर क्यों सर? क्यों क्यों मैं जानना चाहता हूं क्यों ये जो चेंजेस है ये क्यों आएंगे? मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट? अरे रैपिड ग्रोथ रे भाई, रैपिड ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस में रैपिड ग्रोथ है, एकदम तेजी है, तो भाई उसको टैकल करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की रिस्क आ सकती है। मतलब आप अभी अगर ये 4-5 पॉइंट अपन पढ़ लेवे तो मजा आ जावे, फिर आगे के पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट हो, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो, तो बॉस उसके वजह से क्या हो सकता है?
उसके वजह से क्या हो सकता है भाई, बिजनेस के काम करने के तौर तरीके चेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे अब मान लो कोई नया लॉ आ गया, कोई नया लॉ आ गया, एग्जाम्पल कोई नया लॉ आ गया, तो जिसके वजह से आपके बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, बराबर के नहीं। ये भाई कोविड आ गया तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया यार, बताओ। तो भाई इसके वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रेशर्स आपके पास आ सकते हैं, विच विल क्रिएट व्हाट डिफरेंट डिफरेंट रिस्क। समझे बात को? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट सिंपल एकदम, खुद से लिखना है आपको। सो चेंजेस इन रेगुलेटरी और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैन रिजल्ट इन चेंजेस इन कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। फिर बात करते हैं अबाउट नई इंफॉर्मेशन सिस्टम आने के वजह से रिस्क आ सकते हैं रिलेटिंग टू व्हाट इंटरनल कंट्रोल। अब अगर मेरा ये स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर अगर वो उसमें अगर देखो ये सेट नहीं है, ये नया है सॉफ्टवेयर, तो आप समझिए इसमें रिस्क है कि भाई मेरा लेक्चर लीक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, नई इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो भैया गड़बड़ हो गया ना, बराबर के नहीं। सेम एक्सप्लेनेशन न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस में क्रिएट रिस्क एसोसिएटेड विद व्हाट इंटरनल कंट्रोल। यही बात है भाई, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज कर लो, तो देयर विल बी व्हाट रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। साहब बोलो यस और नो? यस, एकदम सही है। फिर न्यू पर्सनल, बराबर के नहीं, दे हैव डिफरेंट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। किसी को इंटरनल कंट्रोल बहुत एकदम बहुत दिल से लगा लेता है, कोई तो भाई छोड़ना यार, क्या ही तो कंट्रोल को फॉलो करना है, तो दिक्कत है यहाँ पे। फिर बात करते हैं रैपिड ग्रोथ की। सो सिग्निफिकेंट एंड रैपिड एक्सपांशन ऑफ ऑपरेशन कैन पुट व्हाट स्ट्रेन ऑन कंट्रोल्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन इन कंट्रोल्स। समझ रहे बात को? अगर आपका बिजनेस एकदम भाई लीप्स एंड बाउंड्स बन गया ना, बढ़ गया ना, ये हर्षद मेहता का क्या हुआ था अभी आपने देख लिया ना, बिग बुल देख लिया आपने, आपने हर्षद मेहता स्कैम देख लिया, तो भाई उसका बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो जिसके वजह से क्या हो गया, उसने जो भी कंट्रोल्स, भले ही वो फ्रॉड ही कर रहा था, बट वो फ्रॉड के कंट्रोल जो भी उसने लगाए थे, अब वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए ना, इसके लिए तो पकड़ा गया ना। ऐसा है वो। रैपिड ग्रोथ हो गई तो क्या करना पड़े, लिंक करते हैं पॉइंट को। रैपिड ग्रोथ हो गई तो क्या करना पड़ेगा? सो रैपिड ग्रोथ होने के वजह से देर विल बी व्हाट, देर विल बी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, देर विल बी व्हाट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब साहब मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये सब आता है ना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। ये सारी बातें आती है किसके अंदर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, बराबर। तो नया रिस्क वहां पे, और सो यहां पे क्या हुआ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो इट मे बी अकंपनीड बाय व्हाट, स्टाफ रिडक्शन, चेंजेस इन सुपरविजन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, नया मैनेजमेंट, सब आ गया। आपका अगर बिजनेस चेंज हो गया मर्जर एक्विजिशन के वजह से, आप समझिए बात को, जिसके वजह से क्या हो गया बॉस, उसके वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अलग हो जाएगी, सुपरविजन चेंज हो जाएगा, नया स्टाफ आएगा, दिक्कत होगी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्रिएट्स व्हाट, न्यू रिस्क। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चेंज होने के वजह से क्या होएगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से क्या होगा सर जी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से यू विल क्रिएट व्हाट, न्यू बिजनेस मॉडल्स। आप नए बिजनेस के मॉडल्स आप क्रिएट करोगे, आप नए प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करोगे, आप नई एक्टिविटीज आप करोगे, बराबर के नहीं। सो न्यू चेंज इन बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस करने का तौर तरीका चेंज हो गया यार। अब आपको लगता है क्या टीचिंग इंडस्ट्री जैसे आप पहले पढ़ते थे और अब पढ़ रहे हो, इट हैज अंडरगॉन चेंज लिप्स एंड बाउंड्स, प्री कोविड टाइम्स एंड पोस्ट कोविड टाइम्स और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। आपको दिख रहा है एजुकेशन सिस्टम हैज अंडरगॉन अ चेंज। कितनी मेहनत करी है कि आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग बैच आप तक पहुंचा है कि आप लाइव पढ़ सको, क्वेरीज आप लाइव सॉल्व कर सको। कितना कितना माहौल वर्चुअल वालों, अभी आप इमोशनल मत होना, ठीक है, आपने ऑप्ट किया था उसको बट अदरवाइज आप देखिए ना, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, नया प्रोडक्ट, ओटीटी प्रोडक्ट लेके आए हम लोग। एसपीसी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, ओटीटी प्रोडक्ट ऑन द गो। यू नो व्हाट इज ऑन द गो, मतलब जैसे कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लिया, डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट वॉचिंग व्हाट एवर द वीडियोज आर देयर। वैसा ही हम लोग ने अपने सर्वर पे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, तू सब्सक्रिप्शन ले, खत्म खलास, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स। दैट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एज फाउंडेशन, नॉट एट फाइनल लेवल येट, बट सून इट विल हैपन। तो समझो बात को, तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, बिजनेस प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, नए एक्टिविटीज चेंज हो गए, दे क्रिएट व्हाट, न्यू टाइप ऑफ रिस्क, बराबर।
फिर अब लिंक करने के लिए आगे और बढ़ते हैं अपन, और क्या पॉइंट को कनेक्ट करेंगे अभी आप समझिए बात को। अब नए प्रोडक्ट्स आ गए, न्यू मॉडल्स आ गए, सो देयर विल बी व्हाट, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस। अब क्या है, एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग के वजह से जो बच्चा दुबई में बैठा है, जो बच्चा नेपाल में बैठा है, वहां तक जाके पढ़ाएगा फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग। बस क्या विषय है क्या एकदम। सो चलिए इन पॉइंट्स को पहले पढ़ते हैं। न्यू बिजनेस मॉडल्स प्रोडक्ट्स, entering into new business areas or transaction with an entity has little experience may introduce what new risk. Expanded foreign operations so results into what new and often unique risks such as the foreign currency transactions में कुछ हटके कुछ risks आपके पास आ सकती है। एंड फॉरेन ऑपरेशंस, एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है बॉस, लास्ट पॉइंट अपना न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, नया कुछ अकाउंटिंग, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। तो इसके वजह से आप अगर वेल वर्स्ड नहीं हो अकाउंट से एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भाई नया रिस्क है। तो आप समझ रहे अपन ने इतने सारे पॉइंट्स, बराबर कितने पॉइंट्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स बॉस, वी मेड इट वेरी इजी। तो यही वो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स है मित्रों, यही है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स जिसके वजह से नई रिस्क्स आ सकती है। और वो कौन से है, आपके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज मतलब क्या हो गया, किसमें चेंज आ गया, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में चेंज मतलब किसमें चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्सनल, ये चेंज हो गया। रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ के वजह से देयर इज अ नीड फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, नया बिजनेस मॉडल, नया प्रोडक्ट, नया एक्टिविटी। तो नए चीजों की वजह से एक्सपांडेड फॉरेन ऑपरेशंस एंड न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। अब इजी लग रहा है क्या बच्चा, बोलो फटाफट बोलो, इजी लग रहा है क्या। एकदम सही जा रहे, बहुत ही शानदार। चलो बॉस, कॉन्फिडेंस है क्या बताओ, कुछ तो बोलो कमेंट्स में, वर्चुअल लो आप दिल से बोलो वहां पे। सब बढ़िया एकदम बढ़िया है सर। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, तो बॉस ये बात हो गई अपनी ओवरऑल एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। तो अब आपको समझा क्या कैसा अपन ने इसको ब्रेक डाउन किया है। पहले मतलब, नहीं तो आप समझिए बात को, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाती है ना, बच्चे को पता ही नहीं कि उसको पढ़ना क्या है, उसको किस तरीके से लिंक करना है। बॉस हियर वी कम, आप समझ रहे। एंड फिर बच्चा भाई अभी इज्जत दे, ये चार्ट्स को बाद में बहुत दुआई देगा, बोलेगा क्या सर ने चार्ट्स बनाया ना, सही में बहुत काम में आते हैं। लिंकिंग ही नहीं है। और ये क्या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मेरे को बताओ, ये चीजें ऑफिस में पढ़ी है कभी आज तक, सच बोल, इतना 3 साल आर्टिकल शिप करके आया ना, बोल ऑफिस में पढ़ा, ये पढ़ा ऑफिस में बिठाया सर ने बाजू में और तेरे को समझाया है कि हम लोग किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करते हैं, बोल बोल ना। अब क्यों चुप बैठा है, इज्जत दे फाइनल ऑडिट को, नहीं तो अपना नंबर जो है ना इसी में कम आएगा, फिर बाद में रोएगा, फिर यार ये सब्जेक्ट ही बेकार है, ऐसा है वैसा है, ये ऐसे कहानी कुछ किस्से मेरे को सुनने नहीं है। डांटूंगा मैं, बहुत डेंजर है, मैं डरो मुझसे। ओके ओके बॉस। यहां पे अब आप फ्लो समझ में आ गया आपको, व्हाट्स द फ्लो। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसा करता है, उस रिस्क में अपने को बात करनी है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क कौन से है, वो एग्जांपल्स देखे, उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स है, तो वो इवेंट्स कौन से है वो देखा, ऐसा ये पूरा पूरा अब अपना स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर, परफेक्ट। बॉस दो बातें हो गई यहां पे, कौन सी दो बातें हो गई बेटा, कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया और एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया। चलो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं ना, बोलो यस और नो। यस, तो पहले आपको इसको लिखना है या पहले अगला कॉन्सेप्ट पढ़े, आप बताओ, आप डिसाइड करो, कोई कोई टेंशन नहीं है, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या करना है आपको, ये लिखना है या पहले अभी आपको पहले इतना आगे पढ़ना है।
यस सर किसके लिए? अच्छा यस सर तो बोल दिया, बट किसके लिए? सर वो आप आपके हिसाब से लगा लो। चलो ठीक है, तो चलो पहले फटाफट आप लिख लीजिए इतना ये पॉइंट, फिर उसके बाद आगे आगे पॉइंट्स में जाएंगे। बहुत ही आसान सी बातें हैं, फिर आगे तो मजा आएगा। राइट इट डाउन।
सो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंटिटी ने रिस्क असेसमेंट होने के बाद अब यहां से अपने को अब क्या लगाना है, सिंपल एकदम, अपने को लगाने हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। मतलब बेसिकली अपने को लगाने हैं इंटरनल कंट्रोल्स। थर्ड पॉइंट जो अपना ये है कि एंटिटीज रिस्क असेसमेंट होने के बाद जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करी है, जिन रिस्क के बारे में आपको पता चला है, अब अपने को क्या करना है बॉस, इन रिस्क को अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या लगाने चाहिए, कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज, मतलब ही आपने क्या लगाना है, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं। दे मे बी रिलेवेंट टू ऑडिट एंड मे बी कैटेगराइज्ड एज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पर्टेन टू द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, अब अपन बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट जो क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यूज। व्हाट इज परफॉर्मेंस रिव्यूज? परफॉर्मेंस रिव्यूज मतलब एकदम सिंपल है भाई। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब समझिए बात को, परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब क्या करना है, आपने कंपैरिजन करना है किसके साथ, जो भी आपके बजट्स है, फोरकास्ट है, प्रायर पीरियड है, बराबर। तो आपने उस पीरियड को एक्चुअल के साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है ना। और वो जब आप कंपेयर करते हो तो आप समझने की कोशिश करो, जब आप वो कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन करने के बाद, बराबर के नहीं, जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलता है कि जो देर इज सम काइंड ऑफ व्हाट वेरिएशन, बराबर, एंड दैट वेरिएशन में बी व्हाट एडवर्स और व्हाट फेवरेबल। तो अब जब आप बजटेड, फोरकास्टेड या आप प्रायर पीरियड डेटा के साथ जब आप एक्चुअल डेटा को कंपेयर करते हो, या जब कोई रिलेशनशिप से उसके ट्रेंड के हिसाब से आप कंपेयर करते हो, एंड अगर आपको कुछ एडवर्स फाइंडिंग्स मिलती है तो ऑब्वियसली यू इन्वेस्टिगेट दोस फाइंडिंग्स की भाई ये गलत क्यों है करके। तो यही एक जो चीज है ना कि आप तहकीकात करते हो, आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि भाई गड़बड़ क्यों है, पता लगाओ, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द परफॉर्मेंस रिव्यूज। एंड ये कंपैरिजन आप फाइनेंशियल डेटा के साथ कर सकते हो, आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ कर सकते हो। आई बात समझ में आपको? एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट इन ऑडिट वी स्टडी एज व्हाट, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स. So the first type of control what we have is, my dear friends, we talk about is the performance reviews. Second अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किसके ऊपर कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये जो अपना अगला चैप्टर जो होगा ना, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, उसमें डिटेल में और पढ़ेंगे, बट अभी आप समझो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब, अब यहां पे मेरा बच्चा दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स और एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स ये सब पे लगते हैं, बराबर के नहीं, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है, कौन सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, फिर उसके बाद सेग्रीगेशन होना चाहिए, ये जो है ना वो जनरल कंट्रोल्स है, ये सब जगह लागू होता है, बराबर के नहीं। तो अपना जो एप्लीकेशन है, मतलब जो अपना जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल जो लगता है वो है जनरल कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स, बराबर। और एक जो कंट्रोल्स होता है वो होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, जो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन पे होता है। मतलब जैसे कि पासवर्ड लगाने का, कौन सा डेटा उसके अंदर इनपुट करने का, किसको ये डेटा दिखेगा, तो वो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन पे कंट्रोल्स होता है। सो जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो दो टाइप के कंट्रोल्स हम लोग लगाते हैं, एक होता है जनरल कंट्रोल्स और दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स। एक है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, वेरी गुड, which apply to the processing of the individual applications, and second is the general IT controls, which are the policies and procedures that support to many applications and support effective functioning of application controls. आई बात समझ में आपको? तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जनरल कंट्रोल का, तो जनरल कंट्रोल का एग्जांपल है एक्विजिशन। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रोग्राम, आप जो भी एक्वायर कर रहे हो उसके लिए क्या है भाई, कंट्रोल है, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद अपन अगर बात करें तो यहां पे अपन बात करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। सेग्रीगेशन होना चाहिए, कौन सिस्टम को यूज करेगा। फिर उसके बाद उसका यूसेज कंट्रोल। तो ये जनरल कंट्रोल्स के एग्जांपल्स हैं।
और ये अगर कंट्रोल्स कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है, मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन होना चाहिए, कौन सिस्टम को यूज करना चाहिए, मतलब यूसेज मतलब सिर्फ ऑथराइज पर्सन यूज करेगा, ऑथराइज पर्पस के लिए यूज करेगा, आई बात समझ में आपको? तो वो कंट्रोल्स वो जनरल टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। बट जब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल्स की। तो जो भी कंट्रोल्स आप इनपुट पे लगाते हो, आप जो भी कंट्रोल आप प्रोसेसिंग पे लगाते हो, और आप जो भी कंट्रोल आउटपुट पे लगाते हो, इन कंट्रोल्स को अपन क्या कहेंगे? इन कंट्रोल्स को अपन कहेंगे एज व्हाट द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। कि कौन सा डेटा सिस्टम में जाना चाहिए, पासवर्ड्स एप्लीकेशन पे लगेंगे, किसको ये डेटा दिखना चाहिए, जिसमें डबल बार कोई प्रोसेसिंग ना हो या प्रोसेसिंग करते समय कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसको अपन कहेंगे एज व्हाट द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम पे भी आप कंट्रोल लगाइएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। सो कौन से दो टाइप के कंट्रोल्स हो गए? एक परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड सेकंड इज व्हाट? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। परफॉर्मेंस रिव्यूज आप समझ लो, इट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज द एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन शॉर्ट। बस ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बॉस फिजिकल कंट्रोल्स। साक्षात फिजिकल कंट्रोल्स जो एसेट्स के ऊपर, मतलब जो अपन लॉक एंड की लगाते हैं ना, पीरियोडिक वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं बॉस? उसको अपन कहते हैं फिजिकल कंट्रोल्स। सो फिजिकल कंट्रोल्स की अपन बात करें तो ये है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, इंक्लूडिंग एडिक्वेट सेफगार्ड सच एज सिक्योर्ड फैसिलिटीज, then authorization for access to computer programs and data files, and periodic counting and comparison, and last में segregation of duties we all know, मतलब ये तो अपना एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो कौन से कंट्रोल्स आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज में बच्चा? तो ये सर यहां पे लिख देते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज में कौन से कंट्रोल्स आएंगे। सो कंट्रोल्स है परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स, एंड लास्ट में segregation of duties, wherein we all know no single person can handle the transaction from what? Start to end. Done. So control activities done हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? भाई सिंपल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब, सिस्टम का मतलब क्या होता है? स्मॉल थिंग्स व्हेन वे कम टुगेदर। पहले तो मैं आपको समझाता हूं सिस्टम मतलब क्या हुए है। सिस्टम मतलब स्मॉल थिंग्स व्हेन, मतलब देखो कहां से, पहले सिस्टम क्या होता है वो समझा रहा हूं। स्मॉल थिंग्स व्हेन दे कम टुगेदर टू अचीव कॉमन पर्पस और गोल इज कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टम। इसको कहते हैं सिस्टम। जैसे आप कहते हो कि मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, तो ये क्या होते हैं? छोटी छोटी चीजें। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में भाई मेरा जो स्क्रीन है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, तो भाई ये सब छोटी छोटी चीजें मिलके क्या बनता है? सिस्टम बनता है ना। ये सारी चीजें मिला के क्या बनता है भाई? सिस्टम बनता है। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो अब जैसे अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर यही अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेस एंड डेटा, ये सब जब मिलता है तब जाके अपन क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिंपल है भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है अपना? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करने वाले पीपल है, इसको यूज करने के लिए प्रोसीजर है, और जो यूज करते हैं वो क्या है? डेटा है। ठीक है, वो क्या है? डेटा है। तो आप समझिए बात को
आप समझिए बात को, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन। सो बॉस जो मैंने यहां पे लिखा ये यहां पे दोबारा से लिख देता हूं। So what is information system? A combination of what? Hardware, software, people, process and data. तो ये सब क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आप समझ रहे पूरा इतना जो पेजेस का जो कॉन्सेप्ट है अपन ने उसको किस तरीके से समराइज किया एक सिंपल चार्ट में। सब सब इसके अंदर है। तो इसका अपन ने क्या बना लिया है, इसका चार्ट बना लिया है, इसका अपन ने क्या बना लिया है, इसका अपन ने चार्ट बना लिया है, बराबर। यही चीजें यही लिखी। अब लास्ट में क्या बचता है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब इसमें पहले तो आप ये देखो, ये पार्ट आप पढ़ो जरा एक बार, क्या नजर आता है देखो। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़िए। ऑल ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, सारे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करने चाहिए, टाइमली बेसिस पे आपने रिकॉर्ड करने चाहिए, डिटेल में रिकॉर्ड करने चाहिए, करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने चाहिए, बराबर, करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड करने चाहिए, बराबर, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। कहीं आपको ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स याद आते हैं आपको? मुझे तो आते हैं, आपको याद आते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स? बोलो, टेल मी। हाँ जी सर, याद तो आवे सर, ये अकाउंटिंग कंट्रोल्स में भी पढ़ा था सर। सर ये तो बहुत सिंपल है सर। सर हो गया सर, एकदम सिंपल है। डन, बहुत बढ़िया। इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डरने का नहीं रे, तेरा भाई है ना, जिंदा है अभी तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लास्ट पॉइंट, देन दिस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज व्हाट ओवर। वाओ। अब क्या कहता है, मॉनिटरिंग। So it is the management's responsibility to ensure that we have to establish and maintain the internal control on ongoing basis. So we have to establish and maintain the internal controls on ongoing basis. So management's monitoring of controls include considering whether the controls are what operating as intended and they are operating effectively throughout the period of time. So यहाँ पे monitoring of controls की जब बच्चा बात करता है तो क्या करेंगे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में, अब यहां लिख देते हैं। So monitoring of controls is what is the management's responsibility. इसमें इनको क्या देखना है कि whether the controls operate and last में operate throughout the intended period। मतलब आप ये कंट्रोल्स पे कितने समय के लिए भरोसा रखना चाहते हो, एक क्वार्टर के लिए, हाफ ईयर, फुल ईयर, उसके ऊपर। आई बात समझ में आपको? डन। सो ये 3 पॉइंट्स अब पिरामिड में आप लिख लीजिएगा फटाफट। लेट्स गो अहेड देन। टेंशन
चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इतना पार्ट हो गया। इंटरनल ऑडिट जो है ये हम लोग इसका सेपरेटली हम लोग इसका चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो इसका तो पूरा भाई साहब ये हम लोग इसका चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ हैं, देखो चैप्टर खत्म होने आ गया है, बस रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे। रिव्यू खत्म हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, रिपोर्टिंग ऑफ वीकनेसेस है, चैप्टर इज ओवर बॉस। मतलब समझ लो कितना आसान सा चैप्टर है। अब मैं आपको कुछ एक बात बताता हूं, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को एकदम अच्छे से, फोकस करने का एकदम बहुत भारी तरीके से। अब जो बोलूंगा वो प्रवचन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आए आए बात करी रिस्क के बारे में, हाँ। फिर हमने समझा कि इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या है, डेफिनेशन पढ़ा। फिर उसका नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल में आता क्या क्या है, इंक्लूडिंग इंटरनल चेक। तो उसके सारे सारे कंपोनेंट्स को हम लोग ने स्टडी कर लिया, बराबर। अब अपन ने पूरा इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट को स्टडी करके अब पूरी इंटरनल कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में है कि भाई मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस में ये कंट्रोल्स इस तरीके से लगा दिए हैं। अभी तक जो एक्टिविटी करी उससे हम लोग को पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रिस्क मौजूद हो सकती है, मैनेजमेंट ने ऐसे इसको काम किया है, ये कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई है, ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग अपन ने ले लिया है। करेक्ट, करेक्ट। अब अपने को बच्चा क्या करना है, ऑडिट करना है। बट ऑडिट करने के पहले अपन को क्या करना है, इन कंट्रोल्स को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो भाई आप समझिए बात को, ऑटोमेटिकली अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बन जाता है अपना, द रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। आई बात समझ में आपको, बिल्कुल। सो अब हम क्या करेंगे अभी, पूरा मतलब इतना ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। यू विल बी लाइक यू नो भाई गजब, मतलब इतना, मतलब मेरे को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली सब क्लिक हो जाएगा। देखो इतना इतना जोरदार है, आगे का जितना भी पैराग्राफ्स में पढ़ने वाला हूं ना, यू विल बी लाइक कि सर ये अंदर से, बॉडी के अंदर से निकल रहा है सर, इतना इजी लग रहा है। चेक करेंगे। सो अब मुझे क्या करना है, इन इंटरनल कंट्रोल्स को, मेरा बच्चा इसको रिव्यू करने का है मेरे को। आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू रिव्यू दिस इंटरनल कंट्रोल्स। तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आऊंगा और चेक करूंगा। देखो इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, बराबर ना। तो मैं तो सबसे पहले देखूंगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइंड है या नहीं है, तभी आगे जाऊंगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर कंट्रोल्स का डिजाइन अगर सही नहीं है तो आप अगर सही से उसको इंप्लीमेंट कर लो या वो कंट्रोल सही से चलते भी होंगे, बट अगर डिजाइन में ही फ्लॉ है तो भाई आगे तो क्या सब गुड़ गोबर, आगे चलेगा ही नहीं कुछ ठीक से। मैं बता रहा हूं आपको, आगे चलेगा ही नहीं कुछ ठीक से। सर पॉइंट है बात में। तो यदि मुझे रिव्यू करना है बॉस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरनल कंट्रोल्स का सबसे पहले डिजाइन चेक करना पड़ेगा। अगर डिजाइन सही है तो आगे जाके देखूंगा कि बॉस क्या वो इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से इंप्लीमेंट करे गए हैं या नहीं। आई बात समझ में आपको, यो ऐसी बात है। सो क्या करना है अपने को, अपने को चेक करना है कि वेदर कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड। एंड उसके बाद मुझे देखना है कि ओके वो प्रॉपरली डिजाइंड है, वो इंप्लीमेंटेड है। फिर देखना है कि क्या उनमें वो काबिलियत है कि क्या वो गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी कैपेबिलिटी चेक करेंगे कि क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं है। सो फिर उनकी कैपेबिलिटीज देखेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट, अपन ऐसा पढ़ेंगे, अपन ऐसा पढ़ेंगे। किताब में कुछ भी देने दो यार, अपन ने सीक्वेंस अपना मस्त देखना है कि पहले प्रैक्टिकली अपन क्या देखेंगे भाई, कि पहले चेक करेंगे कि क्या वो कंट्रोल सर प्रॉपरली डिजाइंड है कि नहीं है। अगर प्रॉपरली डिजाइंड है तो क्या वो सही से इंप्लीमेंट करे कि नहीं। अब वो सर इंप्लीमेंट हो गए हैं, फिर देखेंगे कि क्या वो कंट्रोल्स में कैपेबिलिटी है क्या, कि सर वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। आई बात समझ में आपको। तो ये अगर आप रिव्यू करोगे तो दिस विल एनेबल व्हाट, द ऑडिटर। तो दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्मुलेट हिज ओपिनियन। ऑडिटर ये रिव्यू करके क्या हो जाएगा, he will be able to formulate his opinion as to the reliance to be placed upon the system itself.
मतलब कि क्या हम लोग इस इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा रख सकते हैं या नहीं? क्या हम लोग इस इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा रख सकते हैं या नहीं? दैट इज वेदर द सिस्टम विच वुड एनेबल द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई क्या वो सिस्टम पे हम लोग भरोसा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन नहीं दे रहे साहब। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन नहीं दे रहे। हम लोग ओपिनियन किसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? सर जी ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स की। क्या उन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इससे हमको पता चलेगा कि कहां कहां वीकनेसेस है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उस वीकनेसेस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बनाएंगे सर जी? हम अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे और अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस ऑडिट प्रोसीजर्स भी हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग सर एडजस्ट करेंगे। और अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं, तो आपका असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द करंट पीरियड विल हेल्प यू टू डिसाइड द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सर इतना क्यों चिल्ला रहे हो सर? सर हमको याद है। याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूं। आ जाइए पीछे, ऊपर ऊपर इन दी एयर। देखिए, जब मैं ऑडिट प्रोग्राम की बात करता हूं और जब आपको दिखता है कि ऑडिट प्रोग्राम में आपको चेंजेस करने हैं, तो एक चेंज करने का रीजन भी क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर द करंट ईयर। भाई उसके हिसाब से तो तेरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, उसके हिसाब से तो तू क्या करेगा? एडजस्ट करेगा ना। समझ ले सर, समझ ले। मजा आ गया, मजा आ गया सर। क्या पढ़ाए हो? यस, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रिव्यू में क्या क्या करना है बॉस? एकदम सही बताइए। रिव्यू में क्या करना है? कि आपको चेक करना है कि वो डिजाइन्ड और इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद वो केपेबल है या नहीं, वो देखना है। मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और केपेबल है या नहीं, ये देखना है। फिर इससे क्या फायदा होगा? तो बॉस आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि वो ओपिनियन अपन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और दूसरा अपने को क्या करना है बॉस? दूसरा अपने को चेक करना है कि बाबा कौन से एरियाज ऑफ वीकनेस है, उसके बेसिस पे अपन अपना ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं। वेरी गुड। अब रिव्यू कब करें? भाई तुम्हारी मर्जी, बराबर के नहीं। तुम्हारी मर्जी। व्हेन टू रिव्यू, इंडिविजुअल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? हेलो, कब रिव्यू? अरे तेरी मर्जी, तू चाहे अब कर, तू चाहे तब कर, तेरी मर्जी। बट भाई ध्यान में रखना, ऑडिट प्रोग्राम बनने के पहले कर लेना। हाँ भाई, ऑडिट प्रोग्राम बनने के पहले रिव्यू कर लेना, क्योंकि तू रिव्यू के बाद ही तो तू तेरा ऑडिट प्रोग्राम बना पाएगा ना। यस, आई बात समझ में? सो इट शुड बी अंडरटेकन बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बराबर के नहीं। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी इनएडिक्वेसीज मिलती है तो आपने वो मैनेजमेंट को बता देनी है, ठीक है। तो इतना आप चलिए, ये वाला पार्ट आप रीड कीजिए। कम ऑन, हरी आप, फिर मैं आपको समझाता हूं अगर आपको कुछ दिक्कत है तो। चलो, इतना रीड कीजिए। ओवर, ठीक। टेक्निक्स, इसको तो भाई होमवर्क दे रहा हूं, बचपन में पढ़ाया था इसको, बचपन में पढ़ाया था। याद है आपको? टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनेयर। फिर पढ़े थे फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट एंड नरेटिव रिकॉर्ड। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? बस इसमें आपको नरेटिव रिकॉर्ड नहीं है, बट बाकी आप ये पढ़ ही लोगे। फिर कुछ याद आ रहा है कि आपको ये बचपन में पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में, कि इंटरनल कंट्रोल्स को अगर रिव्यू करना है तो 4 चीजें पढ़ी थी: नरेटिव रिकॉर्ड, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर।
ये होमवर्क को दे रहा हूं साहब, बेसिक है एकदम। लास्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ टू क्लाइंट्स द वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, चलो। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अब क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए इन रिगार्ड्स टू व्हाट इंटरनल कंट्रोल, उनका असेसमेंट और उसका इवैल्यूएशन। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, एक दो बार आया भी है हाल ही के लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में। सो ई जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एसओपीस। आजकल तो आप ये एसओपी बहुत बार सुन रहे हो कोविड के चलते, कोविड एसओपी, एसओपी, सॉप सॉप। तो भाई ये अपना इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है साहब, एसओपी। तो अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, रिव्यू करना है, बराबर के नहीं, तो देयर शुड बी व्हाट, a standard operating procedure. A well defined standard operating procedure has got the roles, responsibilities, process that helps to communicate the operating responsibilities and operating controls at all touch points, कि सब जगह सब काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। पहले पॉइंट्स में आपको ग्लोबली समझाता हूं, फिर डिटेल में रीड करेंगे। पहली बात तो ये कि एंटरप्राइज मतलब एंटिटी मतलब बिजनेस के पास क्या होना चाहिए, एक रिस्क को मैनेज करने वाला सिस्टम होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना है मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे हम लोग ने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेके उस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए, तब जाके कहेंगे साहब इसको कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके पास एक ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क को मैनेज करने वाला एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, एक्शन लीजिए, जिससे कि क्या हो जाए, वो रिस्क मिटिगेट हो जाए। सही है एकदम, यस। फिर आपको पता है सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी एक व्यक्ति पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से लेके अंत तक नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड जॉब नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेटेड जॉब होना चाहिए, बचपन से भी पढ़ा है ये। क्या बात है सर। थर्ड, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज इन सेंसिटिव एरियाज, जॉब रोटेशन होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में, बराबर। जहां पे आपको लगता है कि पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, सेंसिटिव एरिया है जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, तो बॉस उस एरियाज में आपने क्या करना चाहिए, जॉब रोटेशन कर देना चाहिए। आई बात समझ में आपको, यस। फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हु हैज व्हाट पावर इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, a clearly defined document ki which person has what power will help us to execute that controls and who is dependent upon whom, ये भी आपको पता चलेगा। तो जिसके पास फाइनेंशियल पावर्स है, कितना पावर है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वैसा एक डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का। एंड लास्ट पॉइंट, बस खत्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी ऊपर बेस्ड आपके कंट्रोल्स होने चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में हम लोग आईटी का भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग आईटी का भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इसीलिए आपके पास आईटी बेस्ड कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप समझिए बात को, क्या होता है कि अपने पास ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है। तो हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, सो वी ऑब्वियसली नीड टू यूज व्हाट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट टूल्स यूज करने पड़ेंगे। सो दोज आर नथिंग बट व्हाट द आईटी बेस्ड कंट्रोल्स, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है एकदम बात, यस। तो भाई यही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या है, सबसे पहले एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, जॉब रोटेशन होना चाहिए इन सेंसिटिव एरियाज, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का एक डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और आईटी एनेबल्ड कंट्रोल्स भी आपके पास होने चाहिए। रीड कीजिए इसको, अब भी के अब भी रीड कीजिएगा। चलो हरी आप, रीड इट।
यस गाइस, डन। चलो मुझे कुछ बोलो, हो गया क्या आपका? एनीवन, एनी क्वेरी? बहुत बढ़िया, शानदार। सो अब यहां पे हम लोग, अब जो अपना पॉइंट बचता है वो है अपना कौन सा अभी? लास्ट, रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, बराबर के नहीं? सो यहां पे अपना ये जो है दोस्तों, ये है एसे नंबर 265, रिपोर्टिंग ऑफ डेफिशिएंसीज, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ये क्या है अपना? ऐसे नंबर 265। ध्यान में रखना, 265 बात करता है अबाउट रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स द इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। आई बात समझ में? तो इसमें आप समझिए, जब भी आप ऑडिट करते हो तो आपने क्या करना चाहिए? ऑडिट करते दौरान जो भी आपको इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेसेस आपको मिलती है, वो आपने क्या करना है? वो आपने आपके क्लाइंट को बताना है। बट आपने ये बताते समय क्या ध्यान में रखना है? तो आप समझिए कि यू हैव टू लिस्ट डाउन द एरिया ऑफ वीकनेस एंड ऑफर व्हाट सजेशंस। बट इसमें आप बताइए कि हम लोग सिर्फ वही एरियाज को डिस्कस कर रहे हैं, वही वीकनेसेस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें ऑडिट करते समय हमको मिले हैं। हमने, आप कृपया करके ये मत समझिएगा कि हम आपके इंटरनल कंट्रोल्स ओवरऑल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं करके, बराबर? ये अपने लिए एक वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा, मैनेजमेंट के लिए भी होगा, बराबर के नहीं? सो एक वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, ताकि जब वो रिवाइज करे तो उन्हें काम में आ जाए। और ऑडिटर के लिए, लीगल लाइबिलिटी के लिए, वो ऑडिटर के लिए भी एक डॉक्यूमेंट काम में आ जाएगा। क्योंकि लोग अगर आपको चैलेंज करेंगे कि आपने आपका काम सही से नहीं किया, तो हम बोलेंगे देख भाई, हमने मैनेजमेंट को वीकनेस बताया था। मैनेजमेंट को काम में क्यों आएगा? ताकि जब रिवाइज कर रहे हैं तो इसको रेफरेंस अपन ले सकते हैं। और 2 पॉइंट में क्या करना है? आपने वीकनेस बताना है, सजेशन देना है, बट मैनेजमेंट को यह बताना जरूर कि देख बॉस, हम जो तुझे वीकनेसेस बता रहे हैं ना, वो सिर्फ वही वीकनेसेस है जो हम लोग ऑडिट कर रहे थे उस दौरान हमारे सामने आए थे। अब ये मत समझ देना कि हम लोग अपना पूरा ऑडिट कर रहे थे आपके ही इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी, एडिक्वेसी को चेक करने के लिए। आई बात समझ में? वी आर कम्युनिकेटिंग ओनली दोज वीकनेसेस विच हैव कम टू अस इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, बराबर के नहीं? एंड इट इज नॉट एज अ रिजल्ट टू दैट आर, इट इज नॉट दैट कि आर ऑडिट प्रोसीजर्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एज अ होल। तो ये आपने बताना है। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो ये आपको ऐसे 265 में आपको यही सारी बातें मिलेगी। So that is what we talk about is communication of weaknesses in internal control to management and those charged with governance, क्योंकि obviously they are the ones who is responsible for what? Designing and implementing what? Internal controls. Correct एकदम? Yes sir. फ्रेमवर्क्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये भी पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखो यही सारे एलिमेंट्स है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस आपको इसको एक बार आपने क्या करना है? इसको सिर्फ रीड कर लेना है, दैट्स इट, खत्म खलास। ठीक है? सो एंड के 2 पेजेस भी जो है ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है? अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, कोसो, कोको, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, कोसो, कोको, कोबिट, सॉक्स, सर्बेनिस ऑक्सले एक्ट। तो ये सिर्फ आप एक बार उसको रीड कर लेना। डन? यस सर। सो मेरा बच्चा, यहां पे वी कंप्लीट विथ व्हाट? आर सेकंड चैप्टर। टेक्निकली मॉड्यूल के हिसाब से थर्ड, ऐसा जो अपन ने पढ़ा है वो सेकंड, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, बराबर? आई होप आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता होगा। कल मिलेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ नॉट चैप्टर नंबर 4 बट चैप्टर नंबर 5, कंपनी ऑडिट। बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी ऑडिट। तो वो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि अगर बैक टू बैक अगर अपन टेक्निकल चीजें ही अगर पढ़ते बैठे ना सर, तो सर आपको पता है क्या होगा? हमारे दिमाग के साथ सर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, कल मिलेंगे और कल हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट? कंपनी ऑडिट, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बिफोर आई गो, वन मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज विच आईड लाइक टू गिव यू। देखो अभी जो अपने डेमो लेक्चर्स है, बराबर, डेमो लेक्चर्स है ऑन यूट्यूब। ठीक है? सो अभी आज लास्ट डे है डेमो लेक्चर्स का।
ठीक है, तो आप एडमिशन जिन बच्चों ने ले लिया है वेल एंड गुड, परफेक्ट है। जिन बच्चों ने नहीं लिया एडमिशन, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बॉस की एडमिशन जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि आप कल से अपन एसपीसी ऐप पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी अभी तक अपना एसपीसी ऐप का टेस्टिंग अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है। सी वी आर सक्सेसफुली रनिंग द बैचेस ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज व्हाट फाउंडेशन ऑन एसपीसी ऐप, तो दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आपके साथ उसका एक बार टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। सो जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपना एडमिशन ले लिया है, ये अपना लाइव स्ट्रीमिंग बैच से रिलेटेड, ठीक है। सो आपको मैं एक है ना अभी के अभी मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, न्यू ग्रुप, आपके सामने ही बना रहा हूं, सीए फाइनल ऑडिट लाइव बैच। बाय सीए हर्षद जाजू, ठीक है। तो मैंने ये क्रिएट किया है। अब इसका जो लिंक है कॉपी करता हूं, और अब मैं यहां पे ये लिंक जो है, ये मैंने लिंक जो है आपके लिए पेस्ट कर दिया है। सो अपने जो लाइव क्वेरीज होंगे, लाइव सेशन के जो क्वेरीज होंगे अपने सीए फाइनल के, तो आपने क्या करना है, ये लाइव क्वेरीज का आपने सीए फाइनल में आप ये ज्वाइन करिए। तो जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने एसपीसी ऐप पे, तो बॉस तभी आपने क्या करना है, तभी आपने वो क्वेरीज को आपने उस पर पूछना है। तो आप ये लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दोबारा से वो लिंक पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, कल क्लास जो होगी, मतलब कल क्लास नहीं होगी, कल शाम में 6 बजे आप आपका ऐप टेस्ट कर लेना। जो भी आपको एप्लीकेशन मिला है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डाल देना, और उसमें मैं कुछ एक वीडियो, कोई भी एक टाइम पास वीडियो अपन प्ले करेंगे, और वो टाइम पास वीडियो प्ले होने के बाद आप समझिए कि आपका वो ऐप सक्सेसफुली चल रहा है। तो फिर भाई कल से अपन, परसों से फिर अपन पढ़ेंगे। तो कल लेक्चर मतलब आपका सिर्फ टेस्टिंग होगा ऐप पे का। ओके, आप सबको लिंक मिल गई क्या? एक बार रिफ्रेश करिएगा दोस्तों, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। चैट में मैंने डाल दिया है, लिंक मिल गया है ना आपको। सो आज यूट्यूब पे का लास्ट डे है अपना, है ना। कल से परसों से अपन फिर ऐप पे कंपनी ऑडिट ये चैप्टर अपन शुरू करेंगे। ओके, चलो टाटा बाय बाय बोलते एक दूसरे को। लिंक मिला ना आपको? एक काम करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं मैं, रुको। नहीं आया लिंक, रुको एक सेकेंड। मैं अपने बंदे को बोलता हूँ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी के लगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो आप उससे ज्वाइन कर लेना। मी तुला एक लिंक पाठवली आहे टेलिग्राम ग्रुपची, ठीक आहे ना. ते आता लगेच त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये ऍड करना, आणि कमेंट मध्ये पण टाक, आणि ते पिन करना प्लीज प्लीज. क्या बताऊं? अरे मुकुल शर्मा, फाइनल का क्लास चालू है और तू क्या बोल रहा है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? बट ठीक है, बट फुल कोर्स नहीं आएगा यूट्यूब पे, कोई भी सब्जेक्ट का फुल कोर्स नहीं आएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तुम ऐसा कैसा सवाल पूछते रहे? ठीक है, चलो एनीवेज गाइस, अलविदा। कल अपना ऐप टेस्ट कर लेना दोस्तों, है ना। और बस मजे, लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बट एंड्रॉइड फोन पे चलेगा, नॉट ऑन आईओएस, एप्पल पे नहीं चलेगा। आप टेक्निकल टीम से बात कर लेना एडमिशन लेने के पहले,
नहीं तो आप साला मेरे को परेशान करोगे बाद में, है ना? एडियोस गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे सिर्फ डेमो के लिए आए थे और आई होप उनको लेक्चर्स और सारे बच्चों को लेक्चर्स काफी अच्छे लगे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि यू विल शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, राइट? इफ दे वांट टू टेक फाइनल क्लासेस तो प्लीज शेयर विद देम these 2 chapters which I have taught। ऐसे ही आपको पढ़ाते रहूंगा एकदम फुल जोश में और रॉक करते रहेंगे, है ना? सो मिलेंगे अपन दोस्तों फ्राइडे को, एंड फ्राइडे को मिलके अपन फिर कंपनी ऑडिट शुरू करेंगे। एडियोस गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपका प्यार बरसाते रहना, ऐसे ही मैं आपको रॉकिंग वे में पढ़ाते रहूंगा, है ना? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। रिफ्रेश करके देख लेना जाने के पहले मैं एक बार बता देता हूँ, रिफ्रेश करके देख लेना भाई कि लिंक आपको दे दिया है, बराबर लिंक ऐड होएगा, चेक कर लेना एक बार, है ना? एसपीसी का लिंक नहीं है, लाइव चैट का ये है वो। ठीक है, एक बार उसको कंफर्म कर लेता हूँ, जाने के पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं बस। रुको एक सेकंड। हाँ, चलो इस वीडियो में आपको मिलेगा लिंक, ओके? रिफ्रेश करना एक 30 सेकेंड्स के बाद, यू विल गेट इट। बाय बाय।